Hi guys, good morning to all of you. This is your favorite coach सत्यम सर। आप सभी बड़े ज़्यादा दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से। आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मेंसुरेशन स्टार्ट किया जाए, मेंसुरेशन के लेक्चर बनाया जाए। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो यही है कि एसएससी सीजीएल ही नहीं, यूपी पुलिस की बात करें या लेखपाल की बात करें या जितने भी सारे वनडे एग्जामिनेशन है उसमें मेंसुरेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता ही आता है। ठीक है, इसमें 1% का डाउट नहीं है। दूसरी बात, एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी में आप ये मान के रख लीजिए कि जब बात आप मेंसुरेशन की करते हैं तो प्री प्लस मीन्स इतना मिला लिया जाए तो ये टोटल मिला करके आपको लगभग 17 to 18 क्वेश्चंस देगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब। अगर सही कर ले जाते हैं तो आपको मिलेंगे 36 मार्क्स, और अगर गलत कर ले जाते हैं तो आपके जाएंगे 45 मार्क्स। मतलब पूरे 250 नंबर में ये 36 नंबर या 45 नंबर या 18 क्वेश्चन का मामला है। समझ गए ना आप सब। तो आप सभी को थोड़ा सा और अच्छे से फोकस करना है, इस टॉपिक को जितना अच्छे से पॉसिबल हो जाए करना है। और मैं मेंसुरेशन में आप सभी को बता दूं कि बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम का मतलब ये है एक्चुअली, वैसे अभी मॉर्निंग सुबह सुबह हुई है, बहुत बहुत सारा फॉग है। आई होप आप सभी उठ गए होंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली होगी। और हम लोग बात कर रहे थे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया कि मेंसुरेशन के कई सारे टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक को हम उठाएंगे और उसमें जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा या आज तक जितना भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन सभी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आप सब अभी से लेकर के पूरे मेंसुरेशन में जो इसका लास्ट लेक्चर होता है, आई थिंक लास्ट लेक्चर इसका 14th-15th लेक्चर होगा, उसको हम करेंगे। बाय द वे, इससे पहले हमारा टाइम एंड वर्क में एक लेक्चर सिर्फ बाकी है और उसके बाद हम उसमें पाइप एंड सिस्टर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मेंसुरेशन की बात स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन आप सबने देखा होगा, मेंसुरेशन यहाँ लिखा हुआ है और ये लेक्चर नंबर 1 है आज का। और हमने स्टार्टिंग की इसकी इंट्रोडक्शन से, आज इंट्रोडक्शन भी करेंगे और पॉसिबली थोड़ा सा पार्ट और भी हम लोग करेंगे मेंसुरेशन से आगे का। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने कहा कि चलो इसके परिचय से स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो मेरे दिमाग में आया कि एक्चुअली मेंसुरेशन वर्ड की मीनिंग होती क्या है। हाँ, मेंसुरेशन वर्ड होता क्या है। तो मैंने जब इसको क्लियर करना चाहा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, जस्ट ट्राई टू सी इट। ठीक है, आई ट्राइड कि आप सभी को प्रॉपरली दिखे। बात हम लोग मेंसुरेशन की कर रहे हैं। मेंसुरेशन का मैथ्स में ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, बस ये एक एक्ट ऑफ मेजरमेंट है, माप करने का, मापने का कि कोई भी चीज़ कैसी है। कोई भी चीज़ कैसी का मतलब, सपोज दैट मैंने कहा कि आपका खेत है, गांव में जाते हो ना आप सभी के सभी, खेत देखा आपने, तो खेत कैसा है, तो सर उसकी लंबाई और चौड़ाई है तो आयताकार हो गया, आई मीन रेक्टेंगुलर शेप में। समझ गए। सिमिलरली मैंने आपसे पूछा कि आपने घर में जो आपके बक्सा रखा हुआ है वो कैसा है, तो आपने कहा सर क्यूबॉइड शेप का है। मैंने कहा लूडो खेलने गए, डाइस कैसा है, तो कहा आपने कहा सर क्यूब शेप का है। ऐसे ही करके मेंसुरेशन का जनरली मतलब होता है कि कोई भी फिगर, ऐसा फिगर जो थोड़ा सा स्पेस कवर करता है, उसके लिए उसमें कैलकुलेशन क्या करना, क्या कैलकुलेशन, कुछ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना होता है। पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, जस्ट लाइक सरफेस एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर। और ये सारे के सारे चाहे 2D शेप हो चाहे 3D शेप हो। मैंने कहा कि जस्ट लाइक अभी मैं आपसे बात करूं कि लूडो की बात तो हम कर चुके। अभी सपोज दैट मैं आपसे अभी पूछूं कि
आपने सिलेंडर देखा है? सिलेंडर कौन सा? गैस वाला नहीं, वो जो फोकनी वाला सिलेंडर होता है ना, जिससे फूंकते हैं गांव में चूल्हे में, वो वाला। तो सिलेंडर को आप देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, दैट विल बी नोन बाय कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, बर्थडे कैप होती है जो पहनते हैं आप, कीप होती है, कोन होता है जो आइसक्रीम कोन आपकी होती है। ये सारे के सारे फिगर्स किस में शामिल होते हैं? ये सभी के सभी फिगर्स मेंसुरेशन, इन सभी के सभी फिगर्स का जो भी सरफेस एरिया या पेरीमीटर या वॉल्यूम वगैरह जो हम कैलकुलेशन करते हैं, उन्हीं का ये जो मेजरमेंट होता है अलग अलग पैरामीटर्स में, दैट इज नोन बाय मेंसुरेशन। यही हमारा हिंदी में मेंसुरेशन को आप सब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ये कहलाता है क्षेत्र मिति, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है, इसमें कुछ नया नहीं है, अलग अलग तरह के फिगर्स हैं। वैसे तो इसको जब भी आप मेंसुरेशन उठाते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग क्या करते हैं मेंसुरेशन के लिए, जरा मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं देन आगे बढ़ता हूं। मेंसुरेशन जैसे ही टॉपिक लोगों को दिखता है, उनका एक सबसे पुराना एजेंडा होता है बच्चों को डराने का। डराने का एजेंडा कैसे होता है, जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही आपका टॉपिक मेंसुरेशन की बात की, तो लोग बताते हैं इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़े सारे फॉर्मूले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो भी इनके 2D फिगर्स हैं या 2D शेप्स हैं, 2D शेप्स का अच्छा सा नॉलेज करना है। मे बी पॉसिबल 2D शेप्स में, जस्ट लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जस्ट लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, है ना, और उसके अलावा आप हेक्सागन की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं, ऐसे सभी फिगर्स, इसमें कुछ नहीं, 2-3 बेसिक चीज़ें सिर्फ आपको जाननी होंगी और एक आध चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। एक तो आप में से सबको पता होती है, दैट इज पेरीमीटर, और दूसरी बात सबको पता होती है, वो है एरिया। लेकिन तीसरी बात जो आप में से बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे आप ध्यान देंगे। परपेंडिकुलर से ज़्यादा बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट मैं आप सभी को सिखाऊंगा, वो 2 चीज़ें होंगी। एक होगा इसी में से, जरा कलर चेंज करते हैं तो थोड़ा सा देखने में भी तुम्हें मजा आएगा, है ना। पहला इसमें होगा इन सर्कल और दूसरा होगा इसमें सरकम सर्कल। समझ गए बात? हिंदी में इन सर्कल को अंतःवृत्त कहते हैं और सरकम सर्कल को परिवृत्त कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें मीन, मीडियन, मोड, सेंट्राइड, और जैसे सेंट्राइड को केंद्रक कहते हैं, जब भी ट्रायंगल्स की बात करेंगे और ट्रायंगल का थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ध्यान से देखना है हमें। मीन, फिर इसी में हम पढ़ाई करेंगे मीडियन की, क्या होते हैं हम सभी को पढ़ाएंगे, आज सभी बातें बताएंगे आपको। मीडियन हो गया, मीन की जगह काट के जरा यहाँ पर लिखो परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा मीडियन हो गया, तीसरा एक आगे चल के आप पढ़ाई करेंगे सेंट्रॉइड का, जिसे आप हिंदी में केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और इन सर्कल की रेडियस, सरकम सर्कल की रेडियस, ये सारा कुछ हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जब आप 2D पढ़ लेंगे तो आप दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि 2D को पढ़ने के बाद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, 2D का यूज़ करते करते हम सॉल्व करेंगे, 3D को सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आ गई आप सभी को कि 2D पढ़ने के बाद 3D में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फार्मूला, ना ही कुछ और तैयार करने की ज़रूरत है।
हमें सिर्फ जो भी एक आध फॉर्मूला या बाकी चीज़ें देखनी है वो 2D की देखनी है, ना कि 3D की देखनी है। ओके, चलिए अब हम इंट्रोडक्शन की मैंने बात की, अभी इससे पहले मैंने सिर्फ आपको मेंसुरेशन की डेफिनेशन बताई है ना। इससे पहले मैंने डेफिनेशन मेंसुरेशन की बताई कि मेंसुरेशन कुछ और नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट करने का तरीका होता है ना, कि हम चीज़ों को कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब हम मेंसुरेशन के आगे इंट्रोडक्शन में चलेंगे और देखेंगे कि मेंसुरेशन का जो डिवीज़न है वो किस किस तरीके से किया गया है ना। ये देखिए मेंसुरेशन का डिवीज़न मैंने ओपन कर लिया है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगा ताकि आप सभी को आसानी से दिखाई पड़ सके। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये देखिए मैंने मेंसुरेशन ओपन कर लिया। मेंसुरेशन की डेफिनेशन को लिए मैंने मेंसुरेशन को सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट हमारा क्या है कि 2D शेप्स, नोट डाउन दिस। पहला पार्ट है हमारा 2D शेप्स और दूसरा पार्ट है 3D शेप्स। अब आप सब समझ रहे होंगे 2D शेप्स होते क्या हैं, बताएंगे आप में से कोई? 2D शेप्स का मतलब ऐसे फिगर्स या ऐसे शेप्स जो कि 2 डायमेंशनल में बने होते हैं। 2 डायमेंशनल कौन कौन सी होती हैं? एक एक्स डायमेंशन होती है और दूसरी वाई डायमेंशन होती है। ठीक है, एक एक्स डायमेंशन होती है और दूसरी वाई डायमेंशन होती है। ये हो गए हमारे सारे 2 फिगर्स। 2 फिगर्स कौन कौन से होते हैं 2D फिगर्स? आप देखते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल अभी पढ़ेंगे हम लोग। 3 डायमेंशन क्या होते हैं? 3 डायमेंशंस ऐसे फिगर जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। मतलब इन फिगर्स को क्लियरली अगर हम कहें कि आप एक पेज में बना दीजिए या एक टेबल में बना दीजिए या बोर्ड में बना दीजिए, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में, तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें 3 डायमेंशनल फिगर कैसे बनेगा? इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है, मतलब 3rd डायमेंशन भी होती है। आइए 2D शेप्स में की बात करते हैं। 2D शेप्स में कौन कौन से हैं जरा हम लोग देखते हैं। 2D शेप्स के लिए जरा एक काम करते हैं हम लोग कि 2D शेप्स के कुछ चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जरा यहाँ से 2D फिगर्स को एक थोड़ा सा यहाँ से, है ना, नए पेज में ऐड कर लेते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आप सभी को। ठीक है, आओ देखते हैं। हमें ट्रायंगल समझना है। ठीक है, हमें क्या समझना है? यहाँ पर ट्रायंगल समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल तो आप समझते हैं ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल कुछ नहीं होता है। ट्रायंगल नॉर्मली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे, थ्री साइडेड कर्व्ड फिगर, 3 भुजाओं से बंधा हुआ जो क्षेत्र होता है, बंध क्षेत्र जो होता है, या 3 साइडेड कवर्ड जो फिगर होता है, वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है। कैसे? पहला साइड ये, दूसरा साइड ये और तीसरा साइड ये। 3 साइडेड कवर्ड फिगर जो होगा वही हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। अब अगर इसमें हम बात करें कि पहले ट्रायंगल की,
इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं ज़रा एक एक ट्रायंगल क्या क्या होता है, ठीक है। ज़रा देखते हैं। पहले ट्रायंगल की अगर आप बात करेंगे तो जब बात हमारी करेंगे यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल की, देखिए ज़रा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल, मैं नॉर्मली एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, अभी बाद में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का दिया गया है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, जस्ट लाइक ए बी सी। ये ए बी भुजा हो गई, ये बी सी हो गई, ये सी ए। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है तीनों जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। और चूंकि तीनों का सम त्रिभुज में 180 होता है, 180/3 निकालेंगे तो 60 डिग्री आएगा। दैट विल बी नोन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। नंबर 2, चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के विषय में, जिसे आप सब हिंदी में कहते हो समद्विबाहु त्रिभुज। तो बात से समझ आ रहा है कि समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों आपस में। ये ऐसा हमने फिगर बना लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कोई दो भुजाएं तो हमने मान लिया ए बी बराबर ए सी, दो भुजाएं बराबर हो गई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख जो कोण होते हैं, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल। तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्केलर ट्रायंगल की बात करेंगे जहां पर नो साइड्स इक्वल। क्या डेफिनेशन है इसकी? नो साइड्स इक्वल, देख लिया आपने, नो साइड्स इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल तो वेरी सिंपल है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस केवल। अगली बात हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यह एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। चलो यही देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री। ये जैसे हो गया ए बी सी, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। और नीचे वाला बेस होता है और ऊपर वाला परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में श्योरिटी नहीं होती है। अब हम देखेंगे अगर इस एंगल को लेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। लेकिन जब ए को लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस ए बी हो जाएगा। कैसे होगा हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसके कोण लेस देन 90 डिग्री हो। इसमें एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। कैसे? जस्ट लाइक ये मैंने बना दिया। मैंने कहा कि ये हो गया 140, ये हो गया 20, ये हो गया 20। जरा ऐड को, सभी का सम 180 है और एक एंगल क्या 90 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कैसा एंगल ट्रायंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो जाएगा या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। आई होप आप सभी को ट्रायंगल से रिलेटेड बात समझ आ गई होगी, ठीक है। वापस चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड में। तो आप सभी ने क्या सीखा
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सभी एंगल साइड्स बराबर होती हैं, अगर साइड्स बराबर होंगी तो इसके सभी एंगल्स भी बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सम्मुख दो कोण भी बराबर होंगे। आपने सुना हुआ है ऑलरेडी कि द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल। स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होगी। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल राइट एंगल या 90 डिग्री होगा। इसमें मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बाकी दोनों भुजाओं में से एक को परपेंडिकुलर मतलब लंब और एक को बेस मतलब आधार कहते हैं। फिर मैंने बताया कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते हैं आप स्लाइड देख लीजिए। एक्यूट एंगल इसके सारे कोण 90 डिग्री से कम ही होते हैं। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है कि कोई एकमात्र कोण ऐसा होता है जो 90 डिग्री से हमेशा ज़्यादा होता है, दैट विल बी नोन बाय ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। नेक्स्ट अगली बात अगर आप बात करेंगे रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल तो आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल के लिए आपने ऑलरेडी देखा है कि आपके स्कूल वाला जो ब्लैक बोर्ड होता था वो हो गया, आपकी कॉपी का जो शेप होता है वो हो गया, आपके घर की जो फर्श होती है मैक्सिमम रेक्टेंगल शेप में ही होती है ना। जनरली पार्क वगैरह जाते हैं वो भी रेक्टेंगल शेप में ही होते हैं, जिसमें अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है। और जहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई, हर जगह चौड़ाई जो होती है वो बराबर होती है, तो वो कहलाते हैं रेक्टेंगल। हिंदी में इसे कहते हैं आयत। ठीक है बेटा, अगला स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग क्या होते हैं? ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसके लिए आयत में ध्यान रखना कि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल का मतलब हिंदी में होता है चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरा हुआ जो आकृति होती है, दैट विल बी नोन बाय क्वाड्रिलेटरल। आयत क्या होते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, द अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। समझ गए आप सब? नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक प्रॉब्लम भी होती है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स जो होती हैं, ये दो साइड्स पैरेलल हैं, ये दो साइड्स पैरेलल नहीं है। जस्ट 1 सेकेंड। पैरेललोग्राम की जब बात करें तो पैरेललोग्राम एक्चुअली आयत का ही एक भाग होता है, जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं अपोजिट साइड्स वो पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं। अभी सॉरी, गलती से मैं जो बात कर रहा था वो ट्रेपेजियम की बात करने लगा आपसे, है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। हिंदी में से कहते हैं पैरेललोग्राम को, कहते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल और इक्वल। ट्रेपेजियम की बात जब करते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि दो साइड्स पैरेलल होंगी जैसे ये, और दो साइड्स हमारी नॉन पैरेलल होती हैं जो समांतर नहीं होती हैं। रोम्बस की बात करेंगे तो रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है, समांतर चतुर्भुज। बस इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं और चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट बात हमारी आगे रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? इसे हम कहते हैं समबाहुभुज, हिंदी में समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होते हैं? आपने देखा होगा, जरा इन दोनों को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इन दोनों को जरा बाहर लेके चलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा।
चलो आओ देखते हैं। अब हम लोग आ गए थोड़ा सा नए में। हमने कहा कि अब हमारे पास आया पहली चीज़ तो रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? इसे हम कहते हैं समबाहुभुज। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे कि पॉलीगन बनने के लिए मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए? बता सकते हैं आप? मिनिमम साइड्स। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, ज़्यादा भुजाएं हों, और कम से कम कितनी साइड से बन सकता है? दो साइड से? आई डोंट थिंक सो, दो साइड से नहीं बनेगा, लेकिन तीन साइड से बन सकता है। तो जो थ्री साइडेड फिगर होता है, आई मीन जिसे आप ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन ही होता है। क्वाड्रिलेटरल में चार भुजाएं होती हैं। ऐसे ही जब पांच भुजाओं वाला होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग पेंटागन कहते हैं। जैसे अब हम चलते हैं, जहाँ पर जैसे चले फाइव साइड्स, इसे क्या बोलोगे आप? पेंटागन। कैसा फिगर होगा? कुछ ऐसा होगा, जरा देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच, होगी पांच भुजाएं, तो ये कहलाएगा हमारा पेंटागन। सिमिलरली सिक्स साइड्स होंगी, तो ये कहलाएगा हमारा हेक्सागन। हेक्सागन कैसा होगा फिगर? कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना? छह भुजाएं जिसमें हम, सिक्स साइड्स। इसे बोलेंगे समपंचभुज, इसे बोलेंगे समखटभुज, है ना? समषटभुज, खटभुज, खटभुज ही बोलेंगे आई थिंक। बाकी अपने साथ देख लो। सेवन साइड्स, तो इसे एक नया नाम देते हैं और बोलते हैं हेक्सागन के बाद हेप्टागन। ठीक है? हेप्टागन के लिए क्या होता है? जिसमें सात भुजाएं हो। सात भुजाओं वाला फिगर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप सब बना सकते हो। हो गया? पाँच छः एक सात, ये हो गया आपका हेक्सागन, हेप्टागन। सिमिलरली आठ साइड वाला फिगर होगा, तो आप इसे क्या कहेंगे? ऑक्टागन, मतलब समष्टभुज, रेगुलर ऑक्टागन। नाइन साइड्स फिगर होगा तो उसे क्या कहोगे? नोनागन। टेन साइड्स फिगर होगा तो उसे क्या कहोगे आप सभी? टेन साइड्स फिगर होगा तो उसे क्या कहोगे? डेकागन। तो ये नाम याद रखना, इतना आता नहीं है, फिर भी दिमाग में सेट होना चाहिए, कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात अगर हम करें सर्कल की, और पॉलीगन में कुछ ज़्यादा नहीं आता है। पॉलीगन में डायगोनल का ज़्यादा, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम पे। डायगोनल पूछा जाएगा, या तो डायगोनल होगा, या एंगल पूछा जाएगा निकालने के लिए, ठीक है, या पूछा जाएगा कि आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बता करके कितनी साइड्स होंगी, मतलब उसका नाम बताना होगा। ये पेपर में ज़्यादा आता है, तो आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कल के लिए भी दो पार्ट हो गए, एक पूरा का पूरा सर्कल हो गया, और दूसरे सर्कल को आधा कर दो। आधे सर्कल को क्या बोलोगे आप? सेमी सर्कल। तो इसकी भी दो चीज़ें होंगी, एक एरिया होगा और एक पेरीमीटर ना होकर के इसका सरकमफेरेंस होगा। तो सर्कल एंड सेमी सर्कल को हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे भी कि क्या कैसे होता है। ओके, आई डोंट थिंक सो कि अभी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये हमारी जितनी बात थी टू डायमेंशनल टू डी शेप्स, या टू डायमेंशनल टू डी शेप्स, ठीक है, द्विमीय जो हमारे प्रकार थे, उनका हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप सभी के साथ किया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अपना बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थ्री डायमेंशनल फिगर्स को आप अब देखेंगे यहाँ से, ज़रा एक बार इसको देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक मिनट का टाइम है, थ्री डायमेंशनल फिगर्स में मैं आ गया, पूछता हूँ आपसे।
अब हमने क्या किया कि जितने 3D फिगर्स थे, काम करते हैं जरा 3D फिगर्स को ले लेते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर्स मैंने बताया, इसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा तीसरी डायमेंशन या ऊंचाई भी होती है। ठीक है, आप सभी ने देख लिया होगा। तो अब इसमें भी हम चलेंगे और चीज़ों का अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक एक चीज़ को प्रॉपरली उठाते हैं। इसमें इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा, और जिसमें 3 डायमेंशनल का पहला पार्ट है प्रिज्म। ज़रा हम लोग प्रिज्म का एक्सप्लेनेशन करते हैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से। ठीक है, दिमाग में सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सर ये प्रिज्म होता क्या है ना। पहले दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये प्रिज्म होता क्या है, आप जरा हमें ये बात बताइए। तो मैं सबसे पहले उठाता हूँ प्रिज्म। प्रिज्म है क्या? तो प्रिज्म का मतलब आप समझ लीजिए कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं चाहता तो क्यूब अलग बताता, उसके फॉर्मूले अलग 10 बताता, फिर क्यूबॉइड अलग बताऊं, उसके 10 फॉर्मूले अलग बताऊं, फिर सिलेंडर अलग बताऊं। ऐसे मिसलेनियस प्रिज्म बताना ही बताना है ना, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा था। प्रिज्म का मतलब ये, तो मैंने 10 अलग अलग पार्ट में बांटने की जगह इसको प्रिज्म और पिरामिड और स्फीयर में मैंने बांट दिया है ना। बच्चों, कोई डाउट अगर होता है आप जैसे किसी को भी, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए और हम आपकी चीज़ों का जवाब देंगे, है ना। प्रिज्म की बात हम कर रहे हैं। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म का मतलब एक ऐसा फिगर, जस्ट लाइक आप यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं ये फिगर मैंने ले लिया। ये फिगर सपोज दैट सर्कल शेप में है, यहाँ पर भी सर्कल शेप में है। तो कहने का मतलब एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जो नीचे से लेकर के ऊपर तक किसी भी पॉइंट में, मतलब चाहे यहाँ काटे, चाहे यहाँ काटे, चाहे यहाँ काटे, चाहे यहाँ काटे। एक वर्ड का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, और वर्ड का नाम का मतलब मैं बोल रहा हूँ क्रॉस सेक्शन। समझ रहे हैं ना? क्रॉस सेक्शन होता क्या है? ये जो किसी भी चीज़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये क्रॉस सेक्शन। अगर यहाँ से मैं इसको कट कर दूँ तो ये जो आएगा, ये दिस वन विल बी नोन एज क्रॉस सेक्शन। मैं यहाँ से इसको कट कर दूं तो ये जो आएगा ये होगा क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट। तो हर एक जगह पर नीचे से लेकर के ऊपर तक प्रत्येक बिंदु पर क्रॉस सेक्शन का एरिया जो होता है वो हमेशा सेम होता है, तो वो कहलाता है प्रिज्म। एग्जाम्पल, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप पहली चीज जो है आप देखते होंगे, याद करिए, आप जब लूडो खेलने जाते हैं तो लूडो का डाइस कैसा बना होता है? कुछ इस शेप में बना होता है, आई थिंक। ठीक है, ये हो गया। सुबह ठंडक की वजह से हाथ ज़्यादा अच्छे चल नहीं रहे, बट डोंट बी वरी, ये हो गया आपका। ये मैंने बना दिया। ये कैसा सेक्शन है बताइए ज़रा आप मुझे। ये डाइशी तो हो गया है ना। अब इसको नीचे यहाँ पर जरा देखो, नीचे वाला इसका बेस कितना है, जरा ध्यान से देखना। नीचे वाला बेस इसका ये वाला है, जहाँ मैं ये पेंट करने जा रहा हूँ, कलर करने थोड़ा सा। ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? ये पूरा इसका बेस हो गया। ठीक है, ऊपर वाला कितना है बेस? ऊपर वाला बेस इसका ये है, ध्यान से देखिएगा जरा। अब मैं इसको कहूं कि अब इसको जिस भी जगह पर मैं काटूं, जिस भी जगह का मतलब, अगर मैं इसको यहां पर भी काटूं, ठीक है, ये ऐसे, तो ये जो एरिया आएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं आप सब? इस जगह पर कट करने के बाद भी जो एरिया आएगा, इसके ऊपर कहीं काटूं, नीचे काटूं, या कहीं पर भी कट किया जाए, तो जो भी कट करने के बाद एरिया आएगा वो हमेशा क्रॉस सेक्शन सेम होगा। दैट्स व्हाई दिस फिगर विल बी कैलकुलेटेड इन द प्रिज्म, या विल बी कॉल्ड एज प्रिज्म। और ये फिगर है कौन सा? लूडो डाइस वाला। साहब ये आपका क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या कहते हैं? इसे घन कहते हैं। समझ गए? अगला, इसी को थोड़ा सा और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो इसमें मैंने बराबर कर दी, लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट
तो ये आपका बन गया क्यू। लेकिन अगर सपोज दैट मैं इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग कर देता, कैसे, जरा देखो आप मेरे साथ में, है ना। ये देखो, तो अब ये क्या बन के तैयार हो गया, दिस फिगर विल बी नोन एज क्यूबॉइड, या इसे आप कहेंगे घनाभ। और इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग होंगे, समझ गए। इसमें भी देखेंगे, चाहे आप यहाँ का क्रॉस सेक्शन देखिए इसका पूरा का पूरा, ठीक है, या फिर यहाँ का क्रॉस सेक्शन देखिए इसका पूरा का पूरा, हर एक जगह पर क्रॉस सेक्शन कैसा है, इसका जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमेशा बराबर है, तो ये भी कैसा होगा, एक प्रिज्म होगा। थर्ड फिगर मैंने बताया था कि जिससे चूल्हा फूंकते हैं उसको ले लो, या पाइप ले लो, या देखिए जो पाइप होती है जनरली आप लोग देखते होंगे, तो वो जो फिगर होता है कुछ ऐसा, ये जो हो गया, थोड़ा सा फिगर ठीक नहीं बना, क्लियर कर देते हैं ज़रा। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया कि एक ऐसा फिगर जिसका बेस में हर एक पॉइंट पे अगर चेक करेंगे आप, तो चाहे ऊपर वाला इसका से क्रॉस सेक्शन देखें, चाहे नीचे वाला इसका क्रॉस सेक्शन देखें, या बीच में किसी पॉइंट पे इसको कट कर लें, मैंने मान लिया यहाँ कट कर लिया, मैंने मान लिया यहाँ कट कर लिया, तो ये जो क्रॉस सेक्शन आएगा हर एक जगह पर, तो ये एरिया कैसा होगा, हर एक जगह पर बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका हाइट हो गया, और ये सर्कुलर स्पेस है तो कहीं ना कहीं इसमें रेडियस होगा, आर होगा। और ये जो फिगर हो गया ये सिलेंड्रिकल फिगर हो गया, इसे हम लोग सिलेंडर बोलेंगे, या इसे हम लोग बेलन बोलेंगे हिंदी में। कोई डाउट यहाँ से। अदर मिसलिनियस प्रिज्म में कुछ और नहीं करना है, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, ये हमारा हो गया थर्ड, और अगले नंबर पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बड़ा अगर हम कर दें यहाँ से, और मान लेते हैं इसका हम लोग ट्रायंगुलर शेप रखते हैं, ट्रायंगल शेप में इसका जो बेस है इसको हमने ट्रायंगल शेप में रख दिया, तो ये जो फिगर बनेगा दिस विल बी नोन एज, ये अदर मिसलिनियस प्रिज्म में आ जाएगा। ये कहाँ देखेंगे आप लोग, ये अक्सर करके जब आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो पेपर वेट रखा रहता है वो अदर मिसलिनियस प्रिज्म में आता है। तो कई बार होगा ये हो जाएगा, कई बार होगा कि इसको हम लोग पेंटागन बना देंगे, नीचे वाला बेस, तो नीचे से ऊपर तक फिर पेंटागन 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 हर एक क्रॉस सेक्शन में बनता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रिज्म का एक नया उदाहरण। ठीक है, तो ये हो गए चार चीज़ें जिनको आप लोगों ने अभी तक सीख ली, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। हमारा सेक्शन प्रिज्म का हो गया, तो अब हम चलते हैं, दोनों को एक साथ उठाते हैं, प्रिज्म सॉरी पिरामिड और स्फीयर को एक साथ लेते हैं ज़रा। वेरी गुड, आप सब मॉर्निंग में मुझे साथ दे रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी नाइस। मैक्सिमम जो एक एनर्जी होती है वो मॉर्निंग टाइम में ही आप गेन करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना सारा एनर्जी गेन कर पा रहे हैं। ठीक है,
अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि एक ऐसा फिगर है ना जिसमें मान लेते हैं कि नीचे कोई ना कोई बेस रहे उसका, ऊपर तक वही बेस होता चलता चला जाए तो उसे तो प्रिज्म कहते हैं साहब। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि नीचे तो इसका एक शेप है, लेकिन ऊपर तक जाते 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 कैसा बचे, पॉइंट शेप बचे, ये भी पॉसिबल है। और दूसरा मैं बनाने जा रहा हूं, है ना, ये भी तो पॉसिबल है। ये भी तो पॉसिबल है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब आपकी बार नीचे का तो क्रॉस सेक्शन का एरिया है साहब, है ना, नीचे क्रॉस सेक्शन का एरिया है, लेकिन ऊपर तक जाते जाते सिर्फ कैसा बच रहा है, पॉइंट शेप बच रहा है। तो ऐसे सभी फिगर्स को आप क्या कहेंगे, दीज फिगर्स विल बी नोन एज पिरामिड्स। ठीक है, जितने सारे हैं ये सभी के सभी फिगर्स क्या कहलाएंगे, पिरामिड कहलाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए इनको। चलो, तो एक ऐसे पिरामिड जिनका बेस जो हो वो कैसा हो, सर्कल हो, जिनका ऐसे पिरामिड जिनका बेस सर्कल हो, तो यहाँ सर्कल होगा तो यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर यह हाइट होगी, ये एच कहलाएगी, और ये स्लैंट हाइट होगी जिसे तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, एल हो जाएगी। और इस फिगर का एक नया नाम देते हैं जो कि आप सब हमेशा पढ़ते हो, दैट विल बी सिलेंडर, या सिलेंडर के अलावा सॉरी 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 सर्दी थोड़ी सी असर लग रहा है, ज़्यादा कर रही है, इसे कहेंगे कोन। सिलेंडर तो पढ़ चुके हैं, हिंदी में से क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा शंकु। और बाकी जो फिगर्स ये बने हुए हैं ये हमारे आ जाएंगे, इनको हम एक पढ़ेंगे मिसलिनियस पिरामिड के फिगर में। ठीक है, आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद स्फीयर के लिए अगर बात की जाए तो स्फीयर के लिए तो आपने बॉल तो देखी होगी, है ना, जो बॉल होती है क्रिकेट वाली वो कैसी होती है, वो स्फेरिकल शेप में ही होती है। और अगर उस बॉल को काट दिया जाए तो ये जो शेप बनता है ये हमारा बन जाएगा। अब की बार सेमी मत बोलिएगा आप लोग, क्योंकि सेमी सर्कल होता है और हेमी स्फीयर होता है। मतलब हाफ को ही अगर 2D में पढ़ना है तो सेमी कहेंगे, और अगर इसे 3D में पढ़ना है तो हेमी कहेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा हेमीस्फीयर और ये कहलाएगा स्फीयर। इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया को हम लोग किस किस तरीके से देखेंगे ये हमारी अगली बात होगी। समझ आ गई बात? तो किस तरीके से पिरामिड, स्फीयर, प्रिज्म, वापस चलें जरा हम लोग अपनी स्लाइड में। हम लोगों ने इतनी देर में पढ़ा कि 2 डायमेंशनल फिगर्स में से कि 2 डायमेंशनल फिगर्स मेंसुरेशन का जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 2 पार्ट में किया, एक 2 डायमेंशनल शेप्स, एक 3 डायमेंशनल शेप्स। 2 डायमेंशनल शेप्स में कौन कौन से हैं, ट्रायंगल हो गए। ट्रायंगल में कितने टाइप के ट्रायंगल हुए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन हो गए, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया और रोम्बस हो गया। फिर रेगुलर पॉलीगन में अलग अलग मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कौन सा पेंटागन है, हेक्सागन है, हेक्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, डेकागन है, व्हाटएवर। सर्कल में मैंने सर्कल, सेमी सर्कल दोनों बताया।
फिर जब हम थ्री डायमेंशनल में आए तो मैंने दो तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रिज्म, दूसरा पिरामिड, तीसरा स्फीयर। प्रिज्म में मैंने बात की क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, अदर मिसलिनियस प्रिज्म विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। फिर पिरामिड की बात की तो उसमें कोन और अदर मिसलिनियस पिरामिड कौन कौन से होते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद मैंने आपसे बात की स्फीयर से रिलेटेड, और स्फीयर में मैंने आपको हेमी स्फीयर और स्फीयर की बात आपको समझाई। एंड आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 2 इसका जो मेंसुरेशन का होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, और वो टॉपिक होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इसमें मैं हर एक पे एक लेक्चर बनाऊंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक लेक्चर, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे एक लेक्चर, राइट एंगल ट्रायंगल पे एक लेक्चर। और उन लेक्चर्स में से भले ही लेक्चर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी को शामिल करेंगे हम लोग। और लगभग एक लेक्चर में से, या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या किसी में भी हो, 20 to 25 क्वेश्चंस हम लोग रखेंगे। ओके, आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा, मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट आप सभी के दिमाग में बैठा होगा। और अब हम स्टार्टिंग करेंगे मेंसुरेशन की रियल तरीके से। तो उसमें होगी, पहला टॉपिक हमारा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक आध नीडेड फार्मूलाज की बात करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने वाले जो डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं हम उनकी बात करेंगे, और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं हम उनकी बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड अगेन हैव Hi guys, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अनुगुरुकुलम एकेडमी में स्वागत है। और इससे पहले मैंने कई सारी बातें की थी, और टाइम एंड वर्क का मैक्सिमम पार्ट समाप्त हो गया, सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है। 8 लेक्चर्स मैंने उसमें बनाए हैं, एंड आप सभी को आई थिंक प्रिपेयर भी हो गए होंगे। उसके बाद सभी लेक्चर्स एक साथ बन जाने के बाद मैं एक काम करूंगा, सभी लेक्चर को कंबाइन करके एक मैराथन टाइप में बना दूंगा, जिससे आप सभी को ज़्यादा लेक्चर्स पढ़ने की ज़रूरत ना हो। एक ही लेक्चर्स अपने आप पास डाउनलोड कर लीजिए, या उसी को बार बार देखते रहिए, आपके पास हो जाएगा पूरा। इसीलिए मैंने ना तो डाउनलोडिंग में रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, और ना ही किसी टाइप की प्राइवेसी रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन का पार्ट समाप्त होते ही अभी हम आज ही आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का लेक्चर 9 बनाएंगे, और टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे, और उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न की बात करेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन डे 2 की बात करनी है। डे 1 में याद होगा आप सभी को, मैंने बताया था एक्चुअली मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, जो पेपर में आपके नहीं पूछी जाती है। मेंसुरेशन की डेफिनेशन मैंने वो भी आपको बोली कि मेंसुरेशन का जस्ट मतलब मेजरमेंट ऑफ साइड्स होता है, जनरली कोई खास बात नहीं होती, बट जो भुजाएं होती हैं उनका जो मापन होता है, दैट विल बी नोन बाय मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने आप सभी को बोला था कि ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत आसान टॉपिक है। अगर एसएससी सीजीएल 2022 के टारगेट की दृष्टि से हम लोग देखें तो प्री प्लस मेंस में जो भी 125 क्वेश्चन आएंगे 250 नंबर के, उसमें उन 125 क्वेश्चन में लगभग 18 क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो मेंसुरेशन का आएगा। मेंस में 12 क्वेश्चन आएगा, 13 क्वेश्चन, और प्री में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 12-13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन मेंस में हो गया, 4-5 क्वेश्चन प्री में हो गया, 18 क्वेश्चन के करीब में आता है, ठीक है। वेरी सिंपल है मेंसुरेशन। और आप में से मैक्सिमम जितना सारा स्टूडेंट होता है उसको प्रॉब्लम पता कहाँ होती है,
उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम मेंस्ट्रुएशन में ही होती है। क्यों मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि बेसिकली जितना नॉर्मल वाला बात है ना, हम किसी भी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं और हम सब में से जितने सारे लोग हैं कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़े हुए हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सारा का सारा तो पढ़ लेते हैं, बट प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन जैसी चीज़ों में उनका हाथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है। हमारा टारगेट ये है कि अभी के बाद जितने सारे भी टॉपिक होते हैं, मेंस्ट्रुएशन को इतनी बेहतरीन तरीके से तैयार करवाना है आपको कि 17 से 18 19 क्वेश्चन का जो भी टारगेट है, इसमें आप कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा फेसबुक ग्रुप है अनगुरुकुलम कोचिंग के नाम से, फेसबुक पेज है अनगुरुकुलम.com के नाम से, एक फेसबुक ग्रुप भी है हमारा, और ग्रुप का नाम है एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 करके। आप सभी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अनगुरुकुलम, हमारे ट्विटर आईडी है अनगुरुकुलम। इन सभी में कहीं से भी आप जाएंगे, आपको हर एक तरीके से चीज़ों को बेहतर करने का एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप एक काम करिए, आप इसमें हमें कमेंट करिए या फेसबुक में हमें मैसेज करिए, अपना नंबर दीजिए, तो आप सभी को मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप अनगुरुकुलम के नाम से बना हुआ है, जिससे कि मेरा बस एक ही टारगेट है कि आप सभी के लिए बेहतर होना चाहिए। ठीक है, और CGL 2022 का जो एग्जामिनेशन है, एट एनी कॉस्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम बीतेगा उतनी ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन धीरे धीरे आगे चल के होती जाएगी। चल, बाकी बातें बहुत सारी हैं, हम आपके साथ करते रहेंगे। हमने पूरी मेंस्ट्रुएशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन वाज 2D, 2 डायमेंशनल, एंड सेकेंड वन वाज 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल के लिए मैंने आप सभी को एक बात बोली थी कि 2 डायमेंशनल होता क्या है, जिसमें मैंने ट्रायंगल की बात की थी, सर्कल की बात की थी, और उसी के आगे डिस्कशन में मैंने क्वाड्रिलेटरल की बात की थी, पॉलीगन की बात की थी। और जब 3 डायमेंशनल की जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3 डायमेंशनल की बातचीत में हम लोगों ने आपका 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया था। पहला था प्रिज्म, दूसरा था पिरामिड, तीसरा था स्फीयर, है ना। और आई होप आप सभी ने पिछले वाले लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होगा। मेरा एक टारगेट ये है कि मैं 2D में बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा। रीजन इज़ दैट 2D का यूटिलाइजेशन करके आप 3D करेंगे। और एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन आप सब देख रहे होंगे, मैं एक नए तरीके से लेके चल रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं चाहूँ तो मैं भी क्यूब एंड क्यूबाइड से शुरुआत करूँ, 6 फार्मूले लिखवा दूँ, 12 क्वेश्चन करवा दूँ, 18 और तरीके नए नए बता दूँ, लेकिन इससे आपका कुछ नहीं होगा। आप फिर उसी पोजीशन पे होंगे जहाँ पहले थे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आपको एट एनी कॉस्ट यहाँ पर हम जो पढ़ाएंगे वो होगा 2 डायमेंशनल, और उसका यूटिलाइजेशन करके आप करेंगे क्या, 3 डायमेंशनल। दैट इज़ माई बेसिक स्ट्रेटजी। आई होप आप सभी को बात हमारी समझ आ रही होगी। तो आज जो हमारा टारगेट है डे 2 का, उसमें हमने बेसिकली ट्रायंगल के पहले पार्ट से स्टार्ट किया, जिसमें 2 बातें हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, आई मीन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आप में से कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर आप इंग्लिश में बताइए। देन देर इज़ नो एनी इशू, बिकॉज मैं जो भी लेक्चर ले रहा हूँ दिस इज़ बाइलिंगुअल लेक्चर, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आपको इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई भी चीज़ आसानी से समझ नहीं आती है, देन प्लीज़ टेल मी। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज़, अगर हम समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, एंड दैट इज अवर इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या है हमारा, जरा देखते हैं। अभी इसके हम लोग बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है,
ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और हमारी पहली जो शुरुआत है यहाँ पर वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, उसको हमें करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे पहले हम लोग आज कंप्लीट डिस्कशन पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद उसमें बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उनको हम लोग आज अच्छे से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सबसे बड़ी ये है, ज़रा हम लोग एक न्यू पेज लेते हैं और कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। जहाँ पर भी डाउट होता है आप सभी मुझसे पूछेंगे। बात हमने शुरुआत की, सबसे पहली चीज़ हमारी है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हमने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज, है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो टाइम है आपका ये बार बार आने वाला है नहीं, है ना। आज जितना बेहतर मेहनत कर देंगे, जितनी सारी चीज़ों को कर देंगे, वही कल आपका जो टाइम है, आपकी चीज़ें हैं, उनको अच्छा बनाने वाला है। सो दिस इज़ योर फ्यूचर, नथिंग एल्स। ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज की। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, यही हो जाएगा। हमने मान लिया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या बोलोगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता ही है कि एक्चुअली एक ऐसा ट्रायंगल, जनरली ट्रायंगल क्या होता है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो होता है दैट विल बी नोन बाय ट्रायंगल। त्रिभुज क्या होगा? 3 भुजाओं से बंद परिपथ जो होता है वो ट्रायंगल कहलाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऑल साइड्स आर इक्वल। समबाहु, बात से ही समझ आ रहा है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। मान लेते हैं ये बराबर भुजा क्या है? ए है। तो पहली चीज़ समझ आ गई कि 3 बराबर भुजाओं से बना हुआ जो त्रिभुज होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, दैट विल बी नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बात आ गई सभी के कोणों की, तो आपको पता है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू होती है 180। अब चूंकि सभी बराबर है ना, कहते हैं कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज के ऑल साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर ऑल एंगल्स इक्वल हैं तो सभी एंगल्स मान लेते हैं कि कितने कितने हैं। मान लो कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ ए बराबर 180। दिस इम्प्लाइज एक कोण हो जाएगा 180/3, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो मतलब पहली चीज़, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरी बात, तीनों कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो ज़रा अब हम चलते हैं अगले वाले पिछले पेज में कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पहली चीज़ क्या है इसमें, ध्यान से देखिए, अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल विल बी नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो मैंने अभी भी बात बताई। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? इक्वी प्लस लैटरल, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ गए? इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन भी बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब बराबर साइड्स वाला, हमेशा ध्यान रखिए। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पेंटागन तो मतलब एक ऐसा पेंटागन जिसकी सारी साइड से बराबर है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड से बराबर है। रेगुलर ट्रायंगल, इसका मतलब या रेगुलर पॉलीगन है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर है ना। 3 साइड्स इक्वल, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ऐसा पॉलीगन हो जाएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसको हम ये भी बोलेंगे कि लीस्ट साइड्स पॉलीगन। कहने का मतलब कोई भी पॉलीगन सबसे छोटा छोटा मिनिमम कितनी साइड से बनाया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा कि मिनिमम 3 साइड से बनाया जा सकता है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए कम से कम कितने साइड्स की ज़रूरत होती है? तो आपका जवाब होगा 3 साइड्स का। ईच एंगल
कितना होगा 60 डिग्री का, और जो कि 90 डिग्री से कम, और जो 90 डिग्री से कम होता है उसे आप क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये भी पूछा जा चुका है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे कोण जो होते हैं, सारे एंगल होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो जवाब आएगा एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा और। जरा इसी को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं यहाँ से, है ना, और उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। इस त्रिभुज में आपको मैं बता दूं कि एक ऐसी भुजा जो कि सामने को दो बराबर भाग में बांटती है, ये वाली भुजा, है ना, ये जो भुजा आ रही है, थोड़ा सा इसको और नीचे बनाया जाए अच्छे तरीके से। ये वाली, किसी त्रिभुज में सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाती है सामने वाले पे, उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर। मीडियन क्या होगा, डिवाइड अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। मतलब मीडियन होती है जो एक ऐसी भुजा सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट दे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री टू अपोजिट साइड, सामने वाली साइड पे जाकर के 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, तीसरी बात, एंगल बाइसेक्टर, जहां जिस वर्टेक्स से जाती है ये, है ना, वो बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना होता है। वर्टेक्स एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। मीडियन हो गई माध्यिका, परपेंडिकुलर हो गई लंब, और एंगल बाइसेक्टर हो गया कोण समद्विभाजक। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मीडियन, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर। मीडियन, माध्यिका, परपेंडिकुलर, लंब, एंगल बाइसेक्टर हो गया आपका कोण समद्विभाजक। ये तीनों के तीनों जो होते हैं किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो ओनली सेम लाइन होते हैं। मतलब याद करो, जो ए बी सी में हमने ए डी डाली, ये ए डी परपेंडिकुलर भी होगी बी सी के लिए, बी सी को मीडियन का भी काम करेगी, माध्यिका का काम करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, मतलब बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। और एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी भी हो जाएगा। तो अभी आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम बची होगी, है ना। तो अब हम आते हैं वापस, तो आगे की बातें यही है कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब, हिंदी में बोलेंगे माध्यिका, कोण समद्विभाजक और लंब। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो सेम ही लाइन होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात एक और लिखा है, ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्राइड। तो ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्राइड के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑर्थोसेंटर किसी भी त्रिभुज में जो होता है, आइए बताते हैं। ये देखिए आप, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज आपका है ए बी सी। वैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स बराबर होंगी। तो जो इसका लंब होता है, यहां से परपेंडिकुलर आपने जो डाला, यहां से जो परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो तीनों डाले गए परपेंडिकुलर का मीट पॉइंट होता है, दैट विल बी नोन बाय ओ। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, मतलब हिंदी में बोलोगे लंब केंद्र। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ, समझ जाइए सारी चीजें, नहीं तो सिर्फ कंफ्यूजन रहेंगी, कुछ और पूछा जाएगा, जवाब कुछ और देके आओगे। ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑब्लिक perpendicular. Okay, have you got it?
आइसेट ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या लंब के जो जहाँ पर तीनों लंब जाकर के एक जगह पर काटते हैं, दैट विल बी नोन बाय ऑर्थोसेंटर या लंब केंद्र। कोई डाउट है आपको? मुझे नहीं लगता अभी कुछ होना चाहिए आपको। सिमिलरली ये थे सारे के सारे मैंने लंब खींचे थे, और फिर से ये त्रिभुज है आपका ए बी सी। ये अब की बार हमने जो ड्रा किया ये आपका ए डी बी ई और ये सी एफ, ये जो हमने खींची है ए डी बी ई सी एफ, ये सभी के सभी जो है ये सभी के सभी जो है इनको हम लोग कहेंगे मीडियन या मध्यिका। तो जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब जो कटान बिंदु होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट विल बी नोन एज सेंट्राइड, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप लोग आर्थो सेंटर और सेंट्राइड में कोई कंफ्यूजन होगा आपको। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जो परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट ज्वाइनिंग पॉइंट जो होता है, दैट विल बी नोन बाय ऑर्थो सेंटर, और जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट विल बी नोन बाय सेंट्राइड या गुरुत्व केंद्र। तो समबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है कि ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र और सेंट्राइड, सेंट्राइड का मतलब गुरुत्व केंद्र, ये दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें भी मीडियन और परपेंडिकुलर ये दोनों सेम ही लाइन पे होती हैं, दैट्स वाई। ठीक है, अब इसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इनको आपको ध्यान देना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जरा इसको भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। पेपर में एक चीज़ ध्यान रखिए कि आज अगर आप एक भी पॉइंट को छोड़ देंगे, है ना, तो वही चीज़ पेपर में आएगी। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, मेरे साथ आज तक जब भी मैंने एग्जामिनेशन दिया तो मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं जो चीज़ सोच के जाता था कि ये पेपर में नहीं आएगी, प्रॉब्लम क्या होती थी कि वही चीज़ पेपर में आती थी। तो प्लीज़ इस तरीके से आपको कुछ भी लीव आउट नहीं करना है, वॉट एवर द सिचुएशन बी। ओके, इसीलिए मैं यूट्यूब में बना रहा हूँ, और आप सभी को जो भी और डाउटफुल लगते हैं, और मेरा कोशिश ये रहेगा कि अप्रैल 2020 के ख़त्म होते होते, आई मीन आपका CGL प्री आते आते मैक्सिमम पार्ट समाप्त हो जाना चाहिए, और CGL मेंस तक होते होते मैं सारा पार्ट आपका समाप्त कर दूंगा। दूसरी बात यह कि अभी मैं आगे चल के पेपर सभी आपके सॉल्व कराऊंगा। आज से आपके यहाँ अनुगुरुकुलम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स का भी सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स का सेशन हमारे यहाँ मैम लेंगी, और रीजनिंग का जो सेशन है वो हमारे यहाँ मैं ही लूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने नारायणी एकेडमी, चाणक्य एकेडमी और महिंद्रा में मैंने रीजनिंग भी पढ़ाई है, बालाजी क्लासेस लखनऊ में मैंने रीजनिंग पढ़ाई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें तो मैथ्स और रीजनिंग मैं लूँगा, करंट अफेयर्स मैम लेंगी, हिंदी के जो लेक्चर्स हैं वो मैम लेंगी, और इंग्लिश के लेक्चर्स और GS के लेक्चर्स के लिए स्पेशली एक अलग टीचर को मैंने हायर किया हुआ है, और वो भी परहैप्स फेब के लास्ट तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आप सभी को, और ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। बस आपको सबको करना इतना है कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये बेनिफिट बाकी ज़्यादा लोग उठा सकें। और इस वीक में जो भी आप सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज आप सब लोग हमारे इस चैनल को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। दिस इज़ रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रायंगल की, अब हमारी बात है ट्रायंगल का। देखो, हम लोगों ने एक नोट तो वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उसको भी और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं हमेशा एक न्यू स्लाइड का यूज कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ABC ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह कैसा है? समबाहु त्रिभुज। इसके समबाहु त्रिभुज का मतलब, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल और सेम, सारी इक्वल साइड्स जो होती हैं सेम। ये इसकी साइड्स कितनी हो जाएगी? मान लिया साइड A है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे एरिया की, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एरिया इसका हमेशा होगा √3/4 A², यह साइड का स्क्वायर। ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। ये तो बात हो गई, दिस इज ए स्पेशल फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल।
I just want to let you know one thing that for any triangle, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, आई सेड एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर उसकी साइड ए बी सी है, मान लेते हैं ये साइड हो गई ए, ये साइड हो गई बी, ये साइड हो गई सी, जब अलग अलग साइड्स हैं तो ये वाला जो होती है ना साइड सामने वाले, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एंड दैट विल बी नोन बाय एच हाइट। तो याद रखिए किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक दूसरा फार्मूला और होता है जिसे आप सभी हीरोन्स फार्मूला कहते हो। हीरोन्स फार्मूला के लिए सभी साइड को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलता है भाई साहब, यहाँ पर सभी साइड को जोड़ने पे पेरीमीटर मिलता है। बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री ऑफ एनी फिगर विल बी नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। या हिंदी में बोलेंगे कि किसी भी फिगर या किसी भी आकार का जो सभी जो बाउंड्री होती है, जो मेजरमेंट होता है, सभी को सम कर देंगे तो जो मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका परिमाप होगा, ठीक है, सभी का सम। अगर किसी भी चीज़ को मैथ में 2 डायमेंशनल में आधा करते हैं तो वो सेमी कहलाता है। तो ऐसे ही पेरीमीटर का आधा करोगे तो दैट विल बी नोन बाय सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेरीमीटर का हाफ। तो हीरोन्स फार्मूला एरिया, और एरिया को हमेशा ट्रायंगल से डिनोट करते हो, ट्रायंगल की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट एस माइनस ए, ठीक है, गुजर यार, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोइन मत कह देना, बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत में इसको हीरोइन फार्मूला भी कह देते हैं, तो आपको हीरोइन नहीं करना है, हीरोइंस फार्मूला कहना है, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया के लिए, हमेशा ध्यान रखना है। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब मैं स्केलेन ट्रायंगल आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा विषम बाहु त्रिभुज की जब बात करूंगा तो ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। बाय द वे अभी आपको दिमाग में अपने रखना है, ठीक है। एक स्पेशल बात हो गई यहाँ पर कि जब हम बात यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की कर रहे हैं या समबाहु त्रिभुज की कर रहे हैं तो उसमें एरिया हमें ध्यान रखना है, दैट विल बी √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर के लिए हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आइए आज आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं। ये परपेंडिकुलर आपने डाला, ये कितना है, डी, AD परपेंडिकुलर टू BC। मान लो हाइट कितनी है इसकी, h है। चलो जरा यहाँ करके देखते हैं, हाइट कितनी, h। तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, इस तरीके से 1/2 बेस इंटू हाइट। और एग्जैक्टली एरिया होता क्या है जो अभी आपने पढ़ा है, √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, a से k कैंसिल हो जाएगा, हाइट की वैल्यू क्या बचेगी, तो √3/2a। तो यहाँ से परपेंडिकुलर या हाइट जो होता है √3/2a, ये आपके दिमाग में हमेशा सेट होनी चाहिए। ये प्रूफ मत करने लगना वहाँ पर बैठ के, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो दिमाग में रखो, पहली बात एरिया √3/4 ए स्क्वायर, दूसरी बात हाइट √3/2a, ठीक है। अब तीसरी बात अगर हम बात करें साहब इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो अभी अभी आप बता रहे थे पेरीमीटर क्या होता है सर, लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होती है, परिमाप क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ए, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, सभी को जोड़ दोगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 × a। सेमी पेरीमीटर पूछा जाएगा तो 3a का आधा कर देंगे, आप हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि अभी होना चाहिए। अगर आप सभी को डाउट नहीं है तो देन हम आगे की बात करते हैं इसी में। जरा देखें आगे की बात, अगर हमें इसी में डिस्कशन करने, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में आप सभी बिठा लीजिए कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं डियर, तो पढ़ाई करते समय एक बात दिमाग में आपके बैठी होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो भी आपको पढ़ना है इतने बेहतरीन तरीके से पढ़िए ना कि दोबारा उस टाइप की प्रॉब्लम होने ही नहीं चाहिए आपके पास, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आइए, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही आपकी स्ट्रेटजी और बाकी चीज़ों को बनाएगा। अभी आपने 3 बातों को पढ़ा, देखते हैं जरा। इसमें यहाँ पर एरिया पढ़ा, दूसरा आपने परपेंडिकुलर या हाइट पढ़ा, तीसरा आपने पेरीमीटर पढ़ा। चौथी बात एक और होती है, अब आपको कुछ नई चीज़ सिखाते हैं थोड़ा सा।
एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, आप देख रहे हो कि मैंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के बताया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको समझ आ गया ना अच्छे तरीके से, तो आपको एक क्वेश्चन नहीं 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, तो उन सारे क्वेश्चन को धुआं धुआं करके रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं कहीं से। लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ पाया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला मैंने जो इसमें बनाया, ये बनाया क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा बचपन को याद करने की कोशिश कीजिए, तो वहाँ से आप पढ़ते थे कि अगर किसी भी ट्रायंगल का साइड बाइसेक्टर खींचना हो, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में क्या खींचना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या बोलते हैं, भुजाओं का लंब समद्विभाजक, ये आपको खींचना है। अगर लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका याद होगा आपको, क्या करते थे, यहाँ से लंब समद्विभाजक या भुजाओं के बाइसेक्टर को खींचने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा ये होता था कि आप जैसे मान लेते हैं यही है यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या करते थे, आधे से ये यहाँ पर आधे से ज़्यादा की एक आर्क ले करके कंपास का पॉइंट यहाँ रखते थे, पेंसिल यहाँ पर रखते थे, एक इधर लगाते थे, एक इधर लगाते थे यार, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखते थे, यहाँ लगाते थे, यहाँ लगाते थे। इस तरीके से आप ज्वाइन करके जो बनता था, इस तरीके से ज्वाइन करके जो बनता था, दैट विल बिकम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। सिमिलरली वही काम, यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर 2 आर्क लगा लेंगे, यहाँ कंपास का पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ 2 आर्क लगा लेंगे, तो ये जो बना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के यहाँ आधे से ज़्यादा आर्क लेकर के डिस्टेंस का जो बनाएंगे, तो ये इधर बन गया। सॉरी, खास बात क्या होगी इसमें कि ये तीनों जो कट करेंगे ना डियर, वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, और जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसे हम लोग पॉइंट का नाम देंगे सी। सी मतलब हमारा कहलाएगा सरकम सेंटर, या सरकम सेंटर, या हिंदी में इसे कहेंगे आप परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब क्या है, अगर सपोज दैट इसको पॉइंट पे यहाँ पर केवल कंपास रखें, और जहाँ ए है या बी है, किसी को भी हम लोग यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे आप कंपास रख लीजिए, और कंपास रखने के बाद कुछ मत कीजिए, आप यहाँ से इसको घुमा दीजिए कंपास को, तो आप देखेंगे कि एक सर्कल बन के तैयार होगा। और ये सर्कल चूंकि सरकम सेंटर से बना है, देन दिस विल बी नोन बाय सरकम सर्कल, या परिवृत्त, या बाह्यवृत्त। समझ गए, सरकम सर्कल या परिवृत्त या बाह्यवृत्त हमेशा कहलाएगा। ये जो केंद्र है दैट विल बी नोन बाय सरकम सेंटर, ये हो जाएगा सरकम सर्कल, परिवृत्त या बाह्यवृत्त। अब यहाँ से किसी भी पॉइंट की ये जो त्रिज्या होगी ना, जरा देखो चेंज कलर से मैं बना रहा हूँ, ये जो होगी ये त्रिज्या, ये इसे हम कहेंगे कैपिटल आर, और ये जो कैपिटल आर होगी ये कहलाएगी रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, या सरकम रेडियस कहलाएगी, ये कहलाएगी परिवृत्त की त्रिज्या। और किसी भी ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड ए है, ठीक है, तो उसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर होती है वो a/√3 होती है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल विल बी a/√3। डियर, ये सरकम सेंटर कैसे बना, एक बार सीधा प्री के क्वेश्चन में आया था, पर 2013 के सीजीएल का क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसका क्वेश्चन मेनली था ये कि सरकम सर्कल विल बिकम, या सरकम सेंटर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नंबर 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नंबर 2 एंगल बाइसेक्टर, नंबर 3 मीडियन बाइसेक्टर, ऐसे करके मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ऐसी तरीके से, और नंबर 4 में ऑल ऑफ दीज करके दे दिया गया, ठीक है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकम सेंटर कैसे बनेगा। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिड पॉइंट से बनेगा, समझ गए। जो भी साइड बाइसेक्टर होंगे हमारे, साइड बाइसेक्टर, साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वहां से बनता है। और ऑर्थो सेंटर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑर्थो सेंटर जो बनता है वो सामने वाले एंगल से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उससे बनता है। साइड पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी एंगल से अपोजिट साइड पे, उससे जो बनता है, जस्ट लाइक ये सर्कल, यहाँ पर ये ट्रायंगल होता है और यहाँ से अगर इस वाली साइड पे हमें परपेंडिकुलर डालना था तो हम यहाँ से क्या करते, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे खींचते, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे आर्क लगाते और ये जो बनता ये हमारा बाइसेक्टर हो जाता। समझ गए आप सब। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सर्कम सर्कल से, क्योंकि वो सिर्फ परपेंडिकुलर के मिड पॉइंट से सभी एंगल से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए जाते हैं, और जो सर्कम सेंटर बनता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज्वाइनिंग पॉइंट से बनता है। इस बात में कंफ्यूज होने का ज़रूरत आपको नहीं है। ये हो गया हमारा सर्कम सर्कल का रेडियस, या कैपिटल आर या a/√3। जहाँ कभी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक बार और करेंगे आपसे, वेरी सिंपल। देन उसके बाद हमारा आज के बाद आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसी चीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। बस आप लोग सिर्फ इस लेक्चर को अच्छे तरीके से एक बार देख लेंगे तब, ठीक है। इसमें क्या है, अब की बार मैंने कहा फिर से आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ABC मान लेते हैं इसको। अब की बार आपको करना क्या है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर कंपास का आर्क, कंपास का पॉइंट रख के यहाँ पर पेंसिल रख के ऐसे बना लीजिए आप, आर्क बन गया। अब यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखिए इस जगह पर, कहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट रखिए कंपास का, आधे से ज़्यादा गैप लेकर के एक आर्क यहाँ लगाइए, एक आर्क यहाँ लगाइए, यहाँ पर आधे से ज़्यादा गैप ले, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। तो ये जो बनेगा ना इस तरीके से, तो ये आपका जो होगा इस ए से मिला दोगे तो ये हो जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर यहाँ से आप बनाइए एक एंगल बाइसेक्टर, ऐसे ही करके इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर यहाँ से बना। सिमिलरली यहाँ से एंगल बाइसेक्टर करके आप बनाइए। तो अब जो बन के आया तो इसे हम लोग एक नया नाम देते हैं आई। और ये कैसे बना, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से बना। जो आई पॉइंट है इसे हम लोग नाम क्या देंगे, लीजिए इसको मिलाइए आप, ये जो बन रहा है ये, बिकॉज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएँ। ओके, चलो, पहले पिछली वाली लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। आप सब समझ गए होंगे। इक्विलैटरल का मतलब होता है इक्वल साइड्स से, ये भी आप समझ गए होंगे। ये रेगुलर पॉलीगन कहलाता है ऑफ लीस्ट साइड्स that can regular polygon that can be prepared with the least sides will be known as triangle and which has 3 sides equal. Regular means equal होता है, okay. Next, each side of an equilateral triangle is 60 degree. मैंने आपको समझाया। यहाँ से मैंने ये भी बताया कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स को, जो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर का काम करता है, और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। मैंने ये भी बताया कि ऑर्थो सेंटर एट सेंट्राइड सेम पॉइंट पे होते हैं। मैंने ये भी बताया कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड ये सभी सेम पॉइंट पे होते हैं। मैंने इसके बाद बताया, याद होगा आपको, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो √3/4a² होता है, जहाँ साइड ए जो है साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 3a होता है, हाइट √3/2a होती है। कैसे निकाला मैंने ये भी बताया।
फिर मैंने उसके बाद बताया कि सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है a/√3, सर्कम सर्कल बनता कैसे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, वो भी मैंने क्लियरली बताया। और उसके बाद हम बता रहे थे इन रेडियस के विषय में, जब हमारी नेटवर्क ऑफ होने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी रुक गई थी। ठीक है, तो ज़रा अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, प्लीज बी इन द क्लास एंड बी सीरियस इन द क्लास, बिकॉज ये टाइम बार बार नहीं आएगा एंड मे नॉट बी पॉसिबल कि मेरे पास बार बार टाइम रहे और मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी। अगली हमारी बात जो है दैट विल बी अबाउट इन सर्कल। इन सर्कल मतलब अंतःवृत्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतःवृत्त। बात हम लोग कर रहे थे इन सर्कल की। ठीक है, ज़रा स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फिर मैंने बोला कि जो एंगल है ए, हमने नाम रख लिया ए, इस एंगल को आप बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ से हमने एक आर्क खींचा, यहाँ पर, यहाँ से एक आधे से ज़्यादा आर्क लेकर के यहाँ से कैसे ये है, सिमिलरली इस तरीके से करके एक यहाँ पर आया, सिमिलरली इस तरीके से करके यहाँ पर आया। तो ये जो कट कर रहे हैं, मतलब कौन कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर के जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे आई। इस पॉइंट को आई का मतलब दिस विल बी नोन एज इन सेंटर। ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या करेंगे आप, यहाँ से इस तरीके से आर्क लगा देंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कट करेंगे आधे से ज़्यादा गैप लेकर के। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा इसको रेडियस मान के यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के आप इस तरीके से ठीक है, ये जो बन के तैयार हुआ, ये हमारा बन के तैयार हुआ, दिस विल बी इन सर्कल। और ये जो होगी स्मॉल आर होगी, और स्मॉल आर को हम लोग बोलेंगे दिस विल बी नोन बाय रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी रेडियस ऑफ इन सर्कल, हमेशा ध्यान रखिए। और ये कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू a/2 √3 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है।
आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√3। इसके बाद मैंने बताया कि ये तो हो गई। अभी मैंने आपको बता दिया सर्कम सर्कल कैसे बनता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड से। दूसरी बात मैंने बताया एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या बनता है, इन सेंटर या इन सर्कल। और इन सर्कल आर, रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल आर से होती है, आर की वैल्यू a/√3 होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं कुछ और समझने के लिए, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर आर की वैल्यू है a/√3, सही से लिखे तो 1/2 इंटू a/√3 है, और ये किसकी वैल्यू है, r/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो अंतःवृत्त या इन सर्कल की रेडियस होती है वो सर्कम सर्कल की रेडियस की आधी होती है। r इज इक्वल टू कैपिटल R/2। कह सकते हो कि कैपिटल R रेशियो स्मॉल r जो होता है वो हमेशा 2:1 होता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो अगर हम बात करें कि अब एरिया ऑफ सर्कम सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल ज़रा आप हमें बताइए, तो आप कहेंगे सर सर्कल का रेडियस πr² होता है और इस इन सर्कल का πr², क्योंकि रेशियो में पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे। कैपिटल R² रेशियो स्मॉल r², कैपिटल R की वैल्यू है 2 और स्मॉल r की वैल्यू है 1, तो जवाब हो जाएगा 4:1। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि कैपिटल ए मतलब एरिया ऑफ सर्कल सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल में रेशियो जो है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा 4:1 ही होगा, चाहे साइड्स कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। तो शायद अगली बात पे मैंने यही आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि जो इन रेडियस होती है वो a/2√3 होती है। फिर कैपिटल R रेशियो स्मॉल r जो होता है वो 2:1। फिर ए मतलब एरिया ऑफ सर्कल सर्कल रेशियो एरिया ऑफ इन सर्कल ये होता है 2:1 का स्क्वायर करेंगे 4:1 होता है। कोई डाउट यहाँ से? एक लास्ट पॉइंट ज़रा उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी के लिए, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो फिर इसके बाद पढ़ने में। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है ज़रा समझिएगा। मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, मान लेते हैं आपने पॉइंट ले लिया यहाँ, ठीक है, कहीं पर भी पॉइंट हो, इसके अंदर पॉइंट होना चाहिए। ये मान लेते हैं आपने लिख लिया आई, ABC था, ठीक है। यहाँ से सभी पे परपेंडिकुलर ड्रा करिए। मान लेते हैं ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया इसकी लेंथ है P1। फिर ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने इसकी लेंथ है P2। ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया इसकी लेंथ है P3, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए अब साइड जो होगी ए वो कैसे निकालेंगे अगर किसी भी इन साइड पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर की आपको डिस्टेंस बता दी गई है, ठीक है। ठीक है, ज़रा देखते हैं, ज़रा यहाँ से ट्रायंगल BIC में देखें तो इतने का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू A इंटू P1 होगा। सिमिलरली AIC में देखो ज़रा क्या होगा, तो ये हो जाएगा ये भी, क्योंकि साइड A हो जाएगी तो 1/2 इंटू A इंटू P2 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले में देखोगे AIB में तो 1/2 इंटू A इंटू P3 हो जाएगा। सभी को कॉमन कर लो, ये भी कॉमन हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, तो ये हो जाएगा पूरे ट्रायंगल के एरिया के, जिसको आप पढ़ के आए हो √3/4A²। A से A कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से देखिएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपके दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए।
क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और ये आपको करके रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप ज़रा एक काम करिए, आप सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी, वॉट एवर द सिचुएशन बी। ओके, सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोगों ने पढ़ लिया, सारे फार्मूलों को एक बार देख लीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इन रेडियस क्या है, सर्कम सर्कल का रेडियस क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो इनसाइड परपेंडिकुलर जो आपने ड्रा किया है उसकी वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे और देखेंगे कि पेपर में हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और हमें किस तरीके से करना है उनको। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। इतना सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हमारा आ गया एग्जैक्टली क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और हम एक काम करेंगे कि जब भी किसी क्वेश्चन को करेंगे ना, तो इतने अच्छी तरीके से करेंगे कि उसका फिर कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए उसमें। पेपर में अगर उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम सब आसानी से उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, मैंने लिखा है पहला क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का, द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसका बना लेता हूँ फिगर। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। तो अगर सिर्फ एरिया निकालने की बात की है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, √3/4a²। तो आप लिखेंगे यहाँ पर √3/4, a की जगह लिखेंगे 6 × 6, 4 से कैंसिल करेंगे, 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा 9√3। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो एरिया किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला जवाब।
आपको ध्यान रखना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ एरिया ही पूछा जाएगा। ये तो एरिया इस क्वेश्चन में पूछा गया, एरिया नहीं पूछा जाता तो क्या पूछा जाता? दूसरे नंबर पे वो आपसे पूछ लेते हैं, आप एक काम करिए, हाइट बताइए इसमें, या लेंथ आप परपेंडिकुलर बताइए। और जब हाइट आपको बतानी होती है तो आप क्या करते हैं, h इज इक्वल टू √3/2a, अभी अभी मैंने सिखाया था। तो √3/2, a की वैल्यू क्या है 6, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आएगा 3√3 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट नहीं पूछी जाती तो क्या पूछा जाता? तो पूछा जाता कि एक काम करिए, सर्कम सर्कल का रेडियस बता दीजिए। क्या पूछा जाता? मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कभी वन वे में मत चलिए, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। पेपर में पूछा गया कि आप रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैपिटल आर बताइएगा, तो आप कहेंगे सर a/√3, ए की वैल्यू है 6/√3। √3 को रैशनलाइज करने के लिए, वैसे 6 को आप फैक्टर करके लिखेंगे 2/√3, और आपको पता होगा कि जो 3 होता है वो √3 का स्क्वायर होता है, यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा √3। तो जवाब क्या हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। हो सकता था आपको एरिया मैंने बता दिया, हो सकता था हाइट पूछ लिया जाता, हो सकता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल पूछ लिया जाता, हो सकता है रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछ लिया जाता। तो आप क्या निकालते हैं, आर की वैल्यू a/2√3, या कैपिटल आर निकाले हैं तो उसका आधा, कैपिटल आर 2√3 है, इसका आधा निकालेंगे तो ये आधा आधा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आएगा √3 सेंटीमीटर। 4 चीज़ें मैंने आपकी निकाल दी, पहली बात, दूसरी बात, यहाँ से तीसरी बात, और ये हो गई आपकी चौथी बात। हो सकता था कि ये भी ना पूछता और फिर आपसे कहता कि आप एक काम करिए, आप बताइए पेरीमीटर क्या होता है। लेकिन एक बात बता दूं कि पेरीमीटर का क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में नहीं आता, ऐसे नहीं बोलता डायरेक्टली पेरीमीटर बताइए, क्योंकि वो तो सिंपल सी बात है। आपसे पेरीमीटर कहा जाएगा तो सत्य सर ने आपको बोला है कि जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है 3 × a, तो आप बता देंगे 3 × 6 = 18। ये आपसे कुछ इस तरीके से कहेंगे कि मान लेते हैं ट्रायंगुलर फील्ड के चारों तरफ, ये ट्रायंगुलर फील्ड होती है और इसके चारों तरफ यहाँ पर यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, इसमें तार लगाने हैं, और तार लगाने का खर्च पर सेंटीमीटर जो आ रहा है वो आ रहा है 12 रुपये। तो अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ टोटल खर्च कितना आएगा, तो आप कहेंगे साहब 18 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का 12 है, तो 18 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 216 रुपये का खर्च आएगा टोटल 12 रुपये पर सेंटीमीटर की दर से लगाने में। ठीक है, तो ये इतना बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछा जा सकता था। मतलब एक ही क्वेश्चन में जब आपको लगाना ही है ना, तो उसको पूरा अच्छी तरीके से चीर फाड़ डालो, कहीं छोड़ना नहीं है। सिर्फ इतना नहीं सोचना है कि बस सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। अरे क्यों इतना पूछा जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, कहाँ पता है कि आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करिए ज़रा। समझ आ रही बात आप सभी को? समझ आ रही बात आप सभी को? ठीक है, चलिए, तो ये हमने बता दिया कि किस किस तरीके से आप चीज़ों को लगा सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन प्लीज। अब की बार मैंने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड्स 4 सेंटीमीटर। आई थिंक ये आप सभी को लगाना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आप लगाएंगे तो कैसे होगा,